डियर स्टूडेंट्स, अभी पिछली वीडियो में मैंने बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संबंधों के बारे में चर्चा किया था कि कैसे मुर्शीद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बनाया गया और वह एक साथ सूबेदार और दीवान दोनों के पद धारण करता था, और कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में आई और हुगली में अपना कारोबार शुरू किया, और धीरे धीरे बंगाल नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किस प्रकार के संबंध विकसित हुए। वो कौन सा फरमान था जिसके कारण बंगाल नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक तनाव का वातावरण बनना शुरू हुआ, जो आगे चलकर एक भयानक रूप धारण किया। अब हम आते हैं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संबंधों पर। सिराजुद्दौला अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब बनता है, और जब वह नवाब बनता है तो उसको दो प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक तो उसके दरबार में उसके अपने रिश्तेदार ही उसका विरोध कर रहे थे, जैसे कि उसकी मौसी घसीटी बेगम और उसका एक मौसेरा भाई शौकत जंग। इन दोनों से तो वह बहुत शीघ्र ही निपट लिया, लेकिन इनके अलावा भी अन्य लोग थे जो सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र में लगे हुए थे। वे कुछ महत्वाकांक्षी दरबारी लोग थे। इनके साथ साथ वह ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यवहार से भी लगातार क्षुब्ध था। ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे सैन्य दृष्टि से मजबूत होती जा रही थी। खासतौर से कर्नाटक युद्धों में उसने जो सफलता अर्जित किया, उसका उसके राजनीतिक महत्वाकांक्षा पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा, और वह बंगाल में याचक की मुद्रा में न होकर आक्रामक मुद्रा में आ गई। वह बंगाल नवाब के आदेशों को मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो इसी पृष्ठभूमि में सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद बढ़ा, और विवाद इतना बढ़ा कि उसकी परिणति पलासी के मैदान में सिराजुद्दौला के पराजित होने और अंत में उसकी हत्या के रूप में सामने आया। तो हम एक एक करके घटनाक्रम को देखेंगे कि सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का क्या कारण था। सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए, जो इनके बीच में विवाद था उसको हम मोटे तौर पर दो भागों में बांट कर देखते हैं। एक आर्थिक प्रकृति का था और दूसरा राजनीतिक प्रकृति का था। आर्थिक प्रकृति में, जैसा कि मैंने पूर्व वीडियो में बताया कि फर्रुखसियर मुगल बादशाह फर्रुखसियर का 1770 का फरमान, ठीक, एक बार मैं पुनः इस फरमान को रिपीट कर दे रहा हूं। इस फरमान के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपए के बदले वर्ष भर 3000 यह वार्षिक देना था उनको,
एक वर्ष में केवल 3,000 देना था। इसके बदले उनको वर्ष भर बंगाल में मुक्त व्यापार की सुविधा मिली हुई थी। मुक्त व्यापार। ठीक। दूसरा इसमें प्रावधान क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में 38 यानी कि 38 गांव खरीदने की आज्ञा दी गई थी, अनुमति दी गई थी। तीसरा प्रावधान यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के मुगल टकसाल या शाही टकसाल, बंगाल के शाही टकसाल का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा भी कुछ अन्य प्रावधान था, जैसे बॉम्बे के ईस्ट इंडिया कंपनी के टकसाल में ढले सिक्के पूरे मुगल भारत में लागू होंगे इत्यादि। ये जो फरमान था, यह फरमान इतना महत्वपूर्ण था, 1717 का यह फरमान इतना महत्वपूर्ण था कि इसके बारे में एक अंग्रेज इतिहासकार हैं जिनका नाम है होम्स। इन्होंने कहा था कि यह 1717 का फरमान ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा यानी महाधिकार पत्र के समान था। ठीक। ये जो सुविधाएं मिली थी, इन सुविधाओं का क्रियान्वयन कैसे होना था, तो इस संदर्भ में व्यवस्था ये थी कि बंगाल का जो गवर्नर होता था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वह गवर्नर एक दस्तक या पास जारी करता था। इस दस्तक या पास का प्रयोग ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के लिए होना था, अर्थात इसका दुरुपयोग कंपनी के कर्मचारी अपने निजी व्यापार के लिए नहीं कर सकते थे। लेकिन व्यवहार में होता यह था कि कंपनी के व्यापारी अपने निजी व्यापार में भी इस दस्तक का प्रयोग करते थे, और यहीं तक नहीं बल्कि वह पैसे लेकर इस दस्तक को भारतीय व्यापारियों को भी बेच देते थे। ठीक। नतीजा, बंगाल सरकार को भारी राजस्व की हानि हो रही थी। तो पहले के नवाबों ने तो बलपूर्वक ईस्ट इंडिया कंपनी से कुछ राशि, कुछ धन वसूल किया, लेकिन सिराजुद्दौला जब नवाब बना और उसने जब ईस्ट इंडिया कंपनी से राजकोष में पैसा जमा कराने के लिए कहा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं मानी। तो बंगाल नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच आर्थिक विवाद ये था। ठीक। राजनीतिक विवाद ये था कि अगर हम अब आते हैं उसके राजनीतिक विवाद पर, यह है राजनीतिक। तो हम राजनीतिक विवाद पर आते हैं, तो बंगाल नवाब के कुछ विरोधी थे। बंगाल नवाब के कुछ विरोधी थे, जिसमें उनकी मौसी भी उनका विरोध करती थी, जिनका नाम घसीटी बेगम था। उनका मौसेरा भाई भी उनका विरोध कर रहा था, जिसका नाम शौकत जंग था। तो इन दोनों को तो उसने निपटा दिया। ठीक। लेकिन बंगाल के कुछ अमीर व्यापारी भी सिराजुद्दौला से प्रसन्न नहीं थे। वो सिराजुद्दौला का और पहले के नवाबों से भी प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि बंगाल मूलतः तो एक सामंती संरचना वाला ही राज्य था, और इसमें
व्यापारियों के हित पर ध्यान नहीं दिया जाता था। जब जब नवाब को पैसों की जरूरत पड़ती थी तो वह व्यापारियों या अमीर लोगों से जबरन धन की उगाही करते थे। तो इसलिए वहां का जो व्यापारी वर्ग था वह भी नवाब से बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं था, और इसके दरबार के कुछ दरबारी भी अपना महत्वाकांक्षा पाले हुए थे। ठीक, अभी हम आगे चर्चा करेंगे कि इसके दरबार में जो इसके विरोधी दरबारी थे, जो षड्यंत्र का एक आयोजन किए जिसमें ये फंस गया, वे लोग कौन थे। अभी आगे उनकी बातें आएंगी। ठीक, तो ये सब व्यवस्था था ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में। ठीक, इसके अलावा राजनीतिक कारणों में एक कारण यह भी था कि ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं बल्कि फ्रांसीसी कंपनी भी बंगाल में अपने अपने केंद्रों का दुर्गीकरण कर रही थी, सैन्यीकरण कर रही थी, और एक दूसरे के खिलाफ युद्ध भी कर रही थी। तो दुर्ग बनाना या सेना का गठन करना या युद्ध करना यह आम लोगों का काम नहीं होता है, यह राज का काम होता है। तो सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को और फ्रांसीसियों को दोनों को समझाया कि आप यहां व्यापारी बन के रहिए, यहां राजनीतिक गतिविधियों या युद्धक गतिविधियों में शामिल मत होइए। फ्रांसीसियों की स्थिति तो दिन पर दिन खराब होती जा रही थी, वो कर्नाटक में भी हार रहे थे। तो फ्रांसीसी तो मान गए, अंग्रेज नहीं माने। फ्रांसीसियों ने अपने किले तोड़ दिए, अंग्रेजों से युद्ध रोक दिया, लेकिन अंग्रेज नहीं मान रहे थे। तो अंग्रेजों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, अंग्रेजों को दंडित करने के लिए सिराजुद्दौला अपने महल से बाहर निकला। कोई भी शासक जो अपने संप्रभुता के लेकर सचेत है, यह बर्दाश्त ही नहीं कर सकता है कि उसके राज्य में उसके ही आदेशों की अवहेलना हो। अंग्रेज न उसको कर दे रहे थे, न ही उसके आदेशों का पालन करते हुए अपना किलाबंदी तोड़ रहे थे, युद्ध रोक रहे थे। तो इस क्रम में सिराजुद्दौला अपने महल से बाहर निकला और अंग्रेजों को दंडित करने के लिए सर्वप्रथम 4 जून 1756 को कासिम बाजार और फिर 20 जून 1756 को कोलकाता पर आक्रमण कर इन पर कब्जा कर लिया। कासिम बाजार और कोलकाता दोनों अंग्रेजों की मुख्य बस्तियां थीं। और कोलकाता में एक घटना हुआ 20 जून को ही, जिसको ब्लैक होल कांड कहा जाता है। यह कांड क्या था? यह कांड यह था कि 146 अंग्रेजों को 146 अंग्रेजों को एक 14/18 14/18 के कमरे में बंद कर दिया गया। यह कमरा ऐसा था कि ना इसमें रोशनी जा सकता था, ना हवा जा सकता था। फलस्वरूप दम घुटने से इसमें से ज्यादातर लोग मर गए। सुबह जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो मात्र 23 अंग्रेज ही जीवित इसमें बचे थे। ठीक, तो ब्लैक होल कांड जो है यह 20 जून
1956 को कोलकाता में हुआ। इसमें 146 लोगों को एक 14x18 के कमरे में बंद कर दिया गया, और जब यह कमरा सुबह खोला गया तो इसमें 123 लोग मर गए थे, 23 लोग ही जिंदा थे। इन जिंदा लोगों में एक व्यक्ति था जिसका नाम था हॉलवेल। हॉलवेल इसी ने इस घटना का उल्लेख किया। हालांकि इस घटना को लेकर भी इतिहासकार एकमत नहीं है, क्योंकि हॉलवेल के अलावा किसी अन्य स्रोत से इस घटना की जानकारी नहीं मिलती है। यहां तक कि एक समकालीन इतिहासकार थे गुलाम हुसैन, उनकी एक पुस्तक है सियर उल मुतखैरिन। तो गुलाम हुसैन की सियर उल मुतखैरिन में इस घटना का उल्लेख नहीं है। तो ये माना जाता है कि हॉलवेल की ये दिमाग की खुराफात थी, वह सिराजुद्दौला को बदनाम करने के लिए इस प्रकार के घटना का प्रोपेगेंडा फैलाया। खैर, जब सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार और कोलकाता पर कब्जा कर लिया तो अंग्रेज भागकर फुल्टा द्वीप में शरण लिए। अब यहीं से सिराजुद्दौला की लापरवाही शुरू होती है और अंग्रेज का षड्यंत्र शुरू होता है। सिराजुद्दौला को लगा कि हमने अंग्रेजों को मार के भगा दिए, और वह उत्सव मनाने लगे, नृत्य संगीत का कार्यक्रम होने लगा। और इधर अंग्रेज जो फुल्टा में बैठे हुए थे, फुल्टा आइसलैंड में बैठे हुए थे, एक तरफ तो मद्रास से सहायता मांगे और दूसरी तरफ सिराजुद्दौला के दरबार में षड्यंत्र करने लगे। और ये बहुत एक तरह से खतरनाक षड्यंत्र हुआ था। सिराजुद्दौला के नाक के नीचे उनके दरबार में उनके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा था और वह कुछ नहीं कर पाए। ठीक, तो जो षड्यंत्र हुआ, जो ये षड्यंत्र हुआ सिराजुद्दौला के खिलाफ, इस षड्यंत्र के मुख्य सूत्रधार कौन थे? ठीक, तो एक तरफ तो इस षड्यंत्र के सूत्रधार थे अंग्रेज, और एक तरफ थे सिराजुद्दौला के दरबारी। अब दरबारी लोगों में कुछ लोग का नाम आता है, जैसे एक व्यक्ति है मीर जाफर, एक व्यक्ति है राय दुर्लभ, एक अन्य व्यक्ति है मानिक चंद, ठीक, एक व्यक्ति है यार लतीफ, ठीक ना, और भी कुछ इसमें नाम थे जैसे खादिम खां। ठीक, लेकिन मुख्य जो इसमें षड्यंत्रकारी थे उनको अगर देखा जाए तो एक मीर जाफर था, एक राय दुर्लभ था, एक यार लतीफ था। अब सवाल आता है कि अंग्रेज इस दरबार में पहुंचे कैसे? तो अंग्रेजों को इन दरबारियों से मिलाने वाला, या कह सकते हैं कि षड्यंत्र में मध्यस्थ या बिचौलिए की भूमिका निभाने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था अमीर चंद्र। अमीर चंद, इसको कहीं कहीं अमीर चंद भी लिखा होता है। ठीक, तो बिचौलिए की भूमिका में था अमीर चंद,
दरबारी जो षड्यंत्रकारी थे मीर जाफर, राय दुर्लभ, यार लतीफ और ये एक मानिक चंद था। ठीक, एक और व्यक्ति था प्रमुख, देखिए उसका नाम भी उल्लेख करना बहुत जरूरी है। एक अन्य व्यक्ति था, उसका नाम था फतेह चंद। ठीक, खादिम खां भी था एक व्यक्ति। अब ये फतेह चंद जो है, यह फतेह चंद इसको जगत सेठ, जगत सेठ की उपाधि मिली हुई थी इसके परिवार को। ठीक, नाम से ही लग रहा है कि यह बड़ा व्यापारी रहा होगा। भाई जगत सेठ का मतलब ही है कि बड़ा व्यापारी। तो ये फतेह चंद जो है, यह मूलतः यह सब राजस्थान का रहने वाला था। यह एक दो पीढ़ी पहले इसके परिवार के लोग व्यापारिक संभावना तलाशते हुए बंगाल पहुंचे थे और इन्होंने बंगाल में अपना व्यापारिक साम्राज्य इतना ज्यादा फैला लिया कि मुगल बादशाह मुहम्मद शाह ने इसके परिवार को जगत सेठ की उपाधि दी थी। तो ये सब प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछे गए हैं कि बिचौलिए की भूमिका में कौन था, तो अमी चंद। ये फतेह चंद जो था, इसको जगत सेठ की उपाधि मिली हुई थी। षड्यंत्रकारी में मीर जाफर, राय दुर्लभ, यार लतीफ, अन्य में मानिक चंद, खादिम खान इत्यादि भी थे। ठीक, तो इन लोगों से अंग्रेजों ने एक डील किया। डील ये था कि ये लोग नवाब सिराजुद्दौला को हटाने में अंग्रेजों की मदद करेंगे और बदले में अंग्रेज जो हैं वह मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाएंगे। इसका मतलब है कि मीर जाफर के मन में बंगाल का नवाब बनने का सपना था, वो कहीं ना कहीं वो बंगाल का नवाब बनना चाह रहा था। ठीक, तभी डील हुई। इसके बाद जब डील पक्की हो गई तो जब मद्रास से वाटसन और क्लाइव के नेतृत्व में सेना बंगाल पहुंची तो सबसे पहले तो अंग्रेजों ने कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। कलकत्ता की सुरक्षा करने के लिए सिराजुद्दौला ने जिसको नियुक्त किया था वही अंग्रेजों से घूस लेकर कलकत्ता उनको सौंप दिया। उसके बाद अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला से अलीनगर की संधि की, जो कि काफी महत्वपूर्ण संधि थी। अलीनगर की संधि 9 फरवरी को हुई। अलीनगर की संधि, इस संधि के द्वारा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के जितने क्षेत्र जीते थे वे सारे उनको वापस कर दिए और अंग्रेजों ने भी कहा कि अब हम शांतिपूर्वक तरीके से कार्य करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अलीनगर की संधि के बाद तुरंत ही 13 मार्च को अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों का जो बस्ती था चंद्रनगर, उस पर आक्रमण कर दिया। यह कर्नाटक तृतीय युद्ध का विस्तार था, कर्नाटक के तीसरे युद्ध का विस्तार था। कर्नाटक में भी हुआ था, बंगाल में भी हुआ था। तो अंग्रेजों ने जब फ्रांसीसियों के बस्ती पर अधिकार कर लिया तो अब नवाब सिराजुद्दौला के पास अब कोई वजह नहीं बचा कि जिसके कारण वे अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए बाहर ना निकले। ठीक, नतीजा क्या हुआ कि 23 जून को, ये सारी घटनाक्रम कितना शीघ्रता से हो रहा है
9 फरवरी 1757, 13 मार्च 1757 और 23 जून 1757। 23 जून को नवाब और अंग्रेज पलासी के मैदान में एक दूसरे के सामने खड़े पाए गए। अब स्थिति नवाब के बिल्कुल ही प्रतिकूल हो गई थी। अब यहां पलासी को लेकर कई प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं कि यह पलासी कहां था। तो पलासी के बारे में सबसे जो पहला फैक्ट है वह यह है कि पलासी बंगाल के नदिया जिले में एक गांव था। ठीक। दूसरा फैक्ट यह है कि पलासी जो है वह बंगाल में गंगा की ही एक शाखा जिसका स्थानीय नाम भागीरथी था। तो यह भागीरथी नदी के किनारे था। ठीक। अब इसमें एक तरफ तो अंग्रेजी सेना है, एक तरफ बंगाल नवाब की सेना है। ठीक। अब युद्ध हो रहा है तो युद्ध में दो पक्ष होते हैं, एक तरफ अंग्रेज हैं और दूसरी तरफ बंगाल नवाब। बंगाल नवाब की स्थिति यह है कि उसकी सेना का एक बड़ा भाग, बंगाल नवाब की सेना का बड़ा भाग मीर जाफर, यार लतीफ और राय दुर्लभ के अधीन मूक दर्शक बनी खड़ी है। अर्थात इन तीनों ने नवाब के पक्ष में कोई युद्ध नहीं किया। सवाल आता है कि पलासी के गद्दार कौन थे या पलासी के धोखेबाज कौन थे, तो इन्हीं तीनों का नाम आता है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, मीर जाफर, यार लतीफ और राय दुर्लभ। ऐसा नहीं था कि नवाब की पूरी सेना उसके खिलाफ में थी। नवाब के दो वफादार भी थे। एक का नाम था मोहन लाल और एक का नाम था मीर मदान। मोहनलाल और मीर मदान एक छोटी सी टुकड़ी के साथ वीरता पूर्वक अंग्रेजों से लड़े। हालांकि वे पराजित हुए और वीरगति को प्राप्त हुए। ठीक। अब नवाब सिराजुद्दौला को यह एहसास हो गया था कि उसके खिलाफ एक षड्यंत्र का आयोजन हो चुका है और वह षड्यंत्र सफल होता जा रहा है। नवाब युद्ध के बीच से ही अपना जान बचाकर भागा, लेकिन वह पकड़ा गया और उसकी हत्या कर दी गई। एक बार प्रश्न आया था कि पलासी के मैदान से नवाब किस साधन पर भागा। यूपी पीसीएस में सवाल आया था, सब्जेक्ट में ही था, उसमें सब्जेक्ट का दौर चल रहा था। उसमें एक ऑप्शनल होता था, एक जीएस होता था। सीसेट अभी शुरू नहीं हुआ था, लेकिन एक अच्छा सवाल है, क्योंकि फैक्चुअल सवाल जो सब्जेक्ट में पूछे गए होते हैं किसी भी विषय में, वह आगे जीएस पेपर में पूछने की संभावना उनकी बन जाती है। तैयारी करने का एक सही रणनीति यही है कि चाहे वो हिस्ट्री का पेपर हो या पॉलिटिकल साइंस में जो संविधान और राज्य व्यवस्था वाला सेक्शन है उसके प्रश्न हो या ज्योग्राफी के प्रश्न हो,
जो फैक्चुअल टाइप के जो प्रश्न पूछे गए होते हैं, चाहे वो आईएएस हो या स्टेट पीसीएस हो, कहीं वो सवाल 2-4 साल, 5 साल, 7 साल के बाद वो जीएस के सवाल बन जाते हैं। इसलिए कि पढ़ने वाले जो लोग हैं उनकी दृष्टि चारों ओर होती है, तो जो बैक ईयर के पेपर जो वो देखते हैं उसमें उसको भी देखे होते हैं, देखना चाहिए भी। तो हो सकता है कि दोबारा पूछ दे। तो अगर कभी पूछे परीक्षा में कि नवाब सिराजुद्दौला पलासी के युद्ध से किस साधन पर भागे, तो हाथी पर बैठ के भागे थे। जब ये सवाल पहली बार आया था तो हम लोग को भी पता नहीं था, किसी को पता नहीं था। कोई पैदल बता रहा था, कोई घोड़ा बता रहा था, हाथी तो किसी ने बताया नहीं कि हाथी पर बैठ के भागेगा तो दिख जाएगा, पकड़ लिया जाएगा, लेकिन वह हाथी पर बैठ के भागा था। ठीक, तो कुल मिला के पलासी जो है वो युद्ध हो गया। नवाब सिराजुद्दौला इसमें अपनी हार सुनिश्चित देखकर भागा, पकड़ा भी गया और मारा भी गया। तो पलासी का परिणाम क्या हुआ? पलासी का परिणाम यह हुआ कि मीर जाफर बंगाल का नवाब बना और अंग्रेजों का बंगाल के नवाब और बंगाल राज्य पर प्रभाव स्थापित हो गया। अब बंगाल नवाब अंग्रेजों का कठपुतली था। बंगाल नवाब वही करता था जो अंग्रेज चाहते थे। अंग्रेजों ने अंधाधुंध बंगाल की लूट की, न बंगाल के लोगों की लूट की, बल्कि बंगाल के नवाब को भी लूटा, मीर जाफर को भी लूटा। और मीर जाफर को तब तक लूटते रहे जब तक मीर जाफर का धन समाप्त नहीं हो गया। और जैसे ही मीर जाफर का धन समाप्त हो गया, उसको और नहीं लूट सकते थे, तो उन्होंने मीर जाफर को हटाने का एक षड्यंत्र किया। उस पर तरह तरह के आरोप लगाए कि वो फ्रांसीसियों से मिला हुआ है, वो हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, वह विद्रोह करना चाहता है। और मीर जाफर को हटाकर एक दूसरा व्यक्ति मीर कासिम, जो मीर जाफर का ही हिस्सेदार था, उसको बंगाल का नवाब बना दिए। तो जो कार्य मीर जाफर ने किया था गद्दारी का अपने नवाब के साथ, वही कार्य मीर जाफर के रिश्तेदार मीर कासिम ने उसके साथ कर दिया। मीर कासिम अंग्रेजों से डील कर लिया कि हम मीर जाफर से बेहतर सुविधाएं आपको देंगे, और नतीजा ये हुआ कि मीर जाफर को अंग्रेजों ने हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। ये घटनाक्रम अगर देखा जाए तो 1757 से लेकर 1757 से लेके 1760 तक, 1757 से लेके 1760 तक बंगाल का नवाब मीर जाफर रहता है। मीर जाफर बन जाता है तो अंग्रेजों को तमाम भू क्षेत्र और मौद्रिक उपहार देता है ये, लेकिन फिर भी यह अस्थायी रूप से नहीं कर पाता है। 3 साल के अंदर ही इसको हटा दिया जाता है। अब हटाने के बाद जब स्थिति आती है कि मीर कासिम वहां का नवाब बन रहा है, तो मीर कासिम भी ऐसा नहीं है कि अस्थायी रहता है। मीर कासिम भी 3 साल ही रहता है। 1760 से लेके 1763 तक रहता है मीर कासिम। अंतर यह है कि मीर कासिम जो था वह मीर जाफर से होशियार था, वह दूरदर्शी था, ठीक, और कुछ हद तक योग्य भी था। मीर कासिम ने समझ लिया कि जिस तरह नवाब सिराजुद्दौला का अंत हुआ, जिस तरह मीर जाफर का अंत हुआ, उस तरह मेरा भी अंत हो सकता है। तो इसलिए उसने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी सैन्य शक्ति को सुदृढ़ करना शुरू किया।
अंग्रेजों के खिलाफ जो एक माहौल वहां उत्पन्न हो रहा था, क्योंकि जब अंग्रेज प्रभावशाली हो गए तो लोगों का शोषण भी करने लगे, तो उसका इसने फायदा उठाया और फायदा उठाकर ये अंग्रेजों से दूर जाने के लिए एक योजना बनाया और अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर ले गया। इसको पता था कि आज नहीं तो कल अंग्रेजों से युद्ध होना ही है, तो उस युद्ध की तैयारी के लिए इसने मुंगेर में बंदूक और तोप बनाने के कारखाने लगाए। ठीक, इस सारा तैयारी पहले से कर लिया था और अंत में इसका भी अंग्रेजों से संबंध खराब हुआ। तो इसका जो अंग्रेजों से संबंध खराब हुआ उसको भी अगर हम उसके मूल में जाकर देखें तो उसको भी हम दो भागों में बांट कर दे सकते हैं। एक था आर्थिक कारण और दूसरा था राजनीतिक कारण। अब आर्थिक कारण की जहां तक बात है तो आर्थिक कारण में यह है कि अंग्रेज दस्तक का और ज्यादा दुरुपयोग करने लगे, क्योंकि अब तो अंग्रेज नीडर हो गए, अब तो बंगाल का नवाब उनका कोठपुतली हो गया। तो अंग्रेज दस्तक का इतना दुरुपयोग करने लगे कि वो कंपनी के कार्य के लिए तो उपयोग होता ही था, उनके निजी कार्य, उनके अपने निजी व्यापार के लिए भी उपयोग होता था जो उसके कर्मचारी थे, और उसके कर्मचारी इसको भारतीय व्यापारियों को बेचने लगे। नतीजा ये हुआ कि बंगाल के ऐसे व्यापारी जिनको दस्तक का सुविधा नहीं मिला था वो बाजार के प्रतिस्पर्धा में पिछड़ने लगे, वो बाजार से बाहर होने लगे। उन्होंने मीर कासिम से शिकायत की, तो मीर कासिम को दो तरह का इसमें समस्या देखना पड़ रहा था। एक तो मीर कासिम को राजस्व की हानि हो रही थी और दूसरा बंगाल के जो उसके अपने लोग थे, जो बंगाल के नागरिक थे, मूलवासी थे, मूल व्यापारी थे, उनको भी नुकसान हो रहा था। मीर कासिम ने कई बार पत्र लिखा अंग्रेजों को कि दस्तक का दुरुपयोग ना किया जाए, दस्तक ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए है तो उसी के लिए इसका प्रयोग किया जाए, लेकिन अंग्रेज मानने को तैयार नहीं थे। नतीजा क्या हुआ कि मीर कासिम ने बंगाल में सारे आंतरिक कर समाप्त कर दिए। यह उसका कदम बंगाल के लोगों के लिए तो एक तरह से न्याय की बात ही कही जाएगी कि बाजार में सभी व्यापारी एक बराबर हो गए, कोई गलत प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था। लेकिन अंग्रेज इस फैसले को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। अंग्रेज चाहते थे कि सुविधा केवल उन्हीं को मिले, वो दूसरे को सुविधा नहीं मिलना देना चाहते थे। तो इसलिए अंग्रेजों ने मीर कासिम के खिलाफ साजिश और युद्ध की योजना बनाना शुरू कर दिया। इसमें लड़ाई की शुरुआत होती है पटना से। पटना में एक अंग्रेज अधिकारी पटना शहर पर हमला कर देता है। पटना के लोगों को बचाने के लिए मीर कासिम ने अपना सेना भेजा और उस सेना से अंग्रेजों की वहां लड़ाई हुई। उसी में एक पटना हत्याकांड भी हुआ जिसमें कई अंग्रेज मारे गए। लड़ाई बढ़ती चली गई। उसके बाद एक अंग्रेज सैन्य अधिकारी था जिसका नाम था एडम्स। एडम्स ने मीर कासिम को कई युद्धों में पराजित किया। जैसे एक युद्ध का नाम आता है सूटी, एक का नाम आता है गिरिया, एक का नाम आता है उधो नाला, एक का नाम आता है कटवा। ये कई लड़ाइयां हुई। एग्जाम में पूछा गया है कि बक्सर से पहले मीर कासिम किन लड़ाइयों में पराजित हुआ था अंग्रेजों से। तो ये सारी लड़ाइयां जो हैं यह 1763 में हुई और इसमें मीर कासिम पराजित हुआ एडम्स के द्वारा। ये एडम्स जो है इसका भी नाम पूछा जा चुका है कि किस ब्रिटिश
अधिकारी ने मीर कासिम को पराजित किया। ठीक, तो 1763 में एडम्स ने मीर कासिम को सूटी, गिरिया, उधोनला और कटवा के युद्धों में पराजित किया। इसके बाद मीर कासिम भागकर अवध चला गया और अवध के नवाब शुजा उद्दौला से अंग्रेजों के खिलाफ एक रक्षात्मक संधि किया। यह एक संयोग था कि उस समय अवध के दरबार में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी मौजूद था। तो इस प्रकार मीर कासिम ने अवध नवाब शुजा-उद-दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक गठबंधन किया और उसका परिणाम ये हुआ कि बक्सर में दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने आई। तो मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच एक निर्णायक जो लड़ाई थी वह लड़ाई थी बक्सर की लड़ाई, जो 24 अक्टूबर 1764 को लड़ी गई थी। ठीक, तो ये बक्सर की जो लड़ाई है चौबीस अक्टूबर 1764। अब इसमें एक तरफ तो अवध नवाब, मुगल बादशाह और मीर कासिम है और दूसरी तरफ अंग्रेज हैं। अब देखिए बक्सर की लड़ाई के बारे में एक सवाल ये भी आता है कि बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो यहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब मीर कासिम नहीं था। कैसे नहीं था? तो देखिए, मीर जाफर 1757 से लेके 1760 तक बंगाल का नवाब रहता है। उसके बाद मीर कासिम 1760 से लेके 1763 तक बंगाल के नवाब रहते हैं। एडम्स द्वारा यह सूटी, उधोनौला, गिरिया की युद्धों में पराजित होने के बाद यह बंगाल से भाग जाते हैं और इनके भागने के बाद अंग्रेज पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देते हैं। तो मीर जाफर का जो दूसरा कार्यकाल है वह 1763 से लेके 65 तक है। 65 में मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो 1763 से ही मीर जाफर बंगाल का नवाब है और ये लड़ाई कब हो रही है? 1764 में हो रही है। ठीक, तो यहां बिल्कुल ही स्पष्ट रहना है कि बक्सर की युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर है, न कि मीर कासिम। ठीक, अब इसमें अंग्रेज की जब बात आती है तो पहले अंग्रेजों ने इस मीर कासिम के गठबंधन सेना के खिलाफ एक सेनापति को उतारा जिसका नाम था मेजर कर्नाक। मेजर कर्नाक को जब पता चला कि भारत की दो बड़ी शक्तियां मीर कासिम के साथ है तो वह युद्ध करने से पहले ही मैदान छोड़ के भाग गया। ठीक, उसके बाद अंग्रेजों ने मेजर हेक्टर मुनरो को मैदान में उतारा और यही मेजर हेक्टर मुनरो इन तीनों को
बक्सर के युद्ध में पराजित किया। तो बक्सर की लड़ाई जो थी उसका परिणाम अंग्रेजों के विजय के रूप में होता है, और अंग्रेज अब भारत के एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर कर आते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने तत्कालीन भारत के दो महान शक्तियों को संयुक्त रूप से पराजित कर दिया था। मुगल बादशाह अभी भी एक बड़ी शक्ति थी। वह अलग बात है कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय स्वयं अपने वजीर के डर से भागकर अवध में छुपे हुए थे। इसके बाद मुगल बादशाह अंग्रेजों के शरण में चले जाते हैं। अभी तक वह अवध में छुपे हुए थे। बक्सर के युद्ध के बाद एक इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में। उस संधि के द्वारा मुगल बादशाह ने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया, और अंग्रेजों के संरक्षण में वह 1765 से लेके 1772 तक रहे इलाहाबाद में ही, दिल्ली नहीं गए वो। तो ये थी मुगल बादशाह की वास्तविक स्थिति, लेकिन कहने के लिए तो मुगल बादशाह था ही। ठीक, तो ये घटनाक्रम इस प्रकार कुछ आगे बढ़ता है, और बक्सर के युद्ध के दौरान ही लॉर्ड क्लाइव को इंग्लैंड से पुनः भारत भेजा गया, और जब वह भारत पहुंचा, बक्सर में अंग्रेजों ने अवध को, मुगल बादशाह को और मीर कासिम को पराजित कर दिया। बक्सर के युद्ध के समाप्ति के बाद एक इलाहाबाद की संधि हुई। यह संधि मुख्यतः दो लोगों से हुई, एक अवध के नवाब से, एक मुगल बादशाह से। ठीक, तो थोड़ा इलाहाबाद की संधि के बारे में चर्चा किया जाए। इलाहाबाद की संधि 1765। इसमें मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान बना दिया, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के वित्तीय प्रशासन का प्रभार मिल गया। दूसरा, क्योंकि मुगल बादशाह ईस्ट इंडिया कंपनी का संरक्षण स्वीकार कर लिया और उसके संरक्षण में इलाहाबाद में रहना शुरू कर दिया, तो इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को एक राजनीतिक, एक वैधानिक और एक मनोवैज्ञानिक लाभ मिला कि भारत के लोगों को यह लगा कि मुगल बादशाह इनके साथ हैं, तो जो एक बाहरी होने का उन पर टैग लगा हुआ था कि बाहरी हैं, यूरोपी हैं, यह आक्रांता के रूप में आए हैं, इस टैग से उनको मुक्ति मिल गई। क्योंकि बादशाह उनके साथ है, बादशाह ने उनको बंगाल का दीवान बना दिया है, तो वो वैधानिक भी उनको लाभ मिला, उनको राजनीतिक भी लाभ मिला और उनको मनोवैज्ञानिक भी लाभ मिला। और उसके बाद उन्होंने अवध से भी संधि की, और अवध से उन्होंने रक्षात्मक संधि की, और उस संधि के तहत उन्होंने अवध की सीमा की सुरक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया। ये एक प्रश्न आता है कि अंग्रेजों से रक्षात्मक संधि करने वाला पहला राज्य कौन था, या अंग्रेजों ने किस राज्य को बफर स्टेट बनाया था? तो उसका उत्तर अवध ही होगा, क्योंकि अवध को खतरा था मराठों से, अवध को खतरा था अब्दाली के आक्रमण से, और अवध को खतरा था रुहेलों से। तो अंग्रेजों ने अवध की सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। अंग्रेजी सेना वहां तैनात किया गया, उस सेना का खर्च अवध को उठाना था, और अवध को एक बफर स्टेट बना दिया गया। तो बक्सर का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था, और बक्सर के युद्ध ने अंग्रेजों के लिए दिल्ली का मार्ग खोल दिया।
और आगे आप देखेंगे कि 1765 से 1772 तक शाह आलम इलाहाबाद में रहते हैं। 1772 में मराठे उनको दिल्ली ले जाते हैं और दिल्ली के तख्त पर बैठाते हैं, और 1803 में अंग्रेज लॉर्ड लेक के नियंत्रण में या उसके नेतृत्व में दिल्ली पर भी कब्जा कर लेते हैं। तो इस प्रकार ये घटनाक्रम आगे बढ़ता है। इलाहाबाद की जो संधि है, यह संधि बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें विस्तार से चर्चा करने की अपेक्षा की जाती है, तो इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अभी हम इस पर चर्चा करेंगे तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो संक्षिप्त में मैंने इसका चर्चा किया है, उसके लिए आप अगले वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए हम अनुमति चाहते हैं। धन्यवाद। और एक बात और है कि आप लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि यह चैनल आगे बढ़े। धन्यवाद।